हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है इवेंट एमिटर। टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या होता है? कॉमन इवेंट एमिटर पैटर्न्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स और फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं इवेंट एमिटर्स के अंदर, उन कीवर्ड्स से रिलेटेड और इन फंक्शन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना कस्टम इवेंट ड्रिवन पैटर्न बना सके ताकि हम लोग इवेंट ड्रिवन पैटर्न को डिटेल में समझ सके। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या होता है? लास्ट टाइम हम लोग बात कर चुके हैं इवेंट ड्रिवन डिजाइन पैटर्न, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और बहुत से ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो Node.js के अंदर ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न जो है वो जिस तरीके से अचीव किया जाता है वो है इवेंट ड्रिवन डिजाइन पैटर्न, और इस डिजाइन पैटर्न को हम यूज कर सकते हैं इवेंट्स के मॉड्यूल के थ्रू। अभी इवेंट्स के मॉड्यूल कब हमें पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, क्रोम में, वहाँ पे हम लिखते हैं Node.js। जो पहला लिंक खुलेगा वो डॉक्यूमेंटेशन का होगा, हम उसको क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। स्टार्ट में नया बार में हमें डॉक्स का वर्ड मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में एक स्क्रॉल बार में काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तब तक जब तक हमें इवेंट्स का वर्ड नहीं नज़र आ जाता। तो यहाँ भी है ये इवेंट्स, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। तो हम लोग इसकी ना डेफिनेशन में चले जाते हैं, तो हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे जब तक कि डेफिनेशन नहीं आती। ये रही डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि मच ऑफ द Node.js core API is built around an idiomatic asynchronous event driven architecture in which certain kind of objects called emitters emit named events that cause function objects listeners to be called। अब ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के अंदर हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स थे। एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कहते थे और एक को हम ऑब्जर्वर कहते थे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एमिटर कहलाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो लिसनर कहलाता है। अगर हम कोड की थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है, और इसके अंदर तो ये जो रिक्वायर्ड का फंक्शन है नोड इवेंट्स, तो ये हमें प्रोवाइड करता है इवेंट्स का मॉड्यूल। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, इवेंट ड्रिवन डिजाइन पैटर्न और पब्लिश सब्सक्राइबर जो पैटर्न्स हैं ये बहुत फेमिलियर होते हैं। ये आपस में एक ही तरीके से इनका पैटर्न यूजेज और इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। HTTP सर्वर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहे होते हैं इवेंट इमिटर की क्लास को। अच्छा, जो इवेंट इमिटर है ना, इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये हम लोग अचीव कर पा रहे होते हैं वो कॉल बैक है। क्योंकि जिस तरीके से लिसनर को पता लग रहा होता है कि किसी सब्जेक्ट ने किसी इमिटर ने कोई स्टेट चेंज किया है, कोई इवेंट अकर किया, तो उसको सिग्नल करने का, उसको बताने का तरीका कॉल बैक के थ्रू होता है। इमिटिंग का भी प्रोसेस ये होता है, लिसनर के लिए भी ज़रूरी है कॉल बैक्स। तो इनका जो गुदाज है, जो मेन कूदा है वो कॉल बैक है। और इसमें कॉल बैक की अरे ऑफ कॉल बैक्स होती है, कॉल बैक भी नहीं होती, अरे ऑफ कॉल बैक्स होती है। जब हम लोग अपना इवेंट मीटर बनाएंगे, कस्टम इवेंट मीटर बनाएंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये कॉल बैक नहीं होती, ये अरे ऑफ कॉल बैक्स होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है जी कॉमन इवेंट मीटर पैटर्न्स। ये वो नेम्स है, ये वो कीवर्ड्स है और कुछ फंक्शंस है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इमिट और ऑन है। अगर हम इन दोनों को यूज़ करें तो हमारा जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का वाली अप्रोच है वो उसी वक्त अचीव होने लग जाती है, सिर्फ पहले दो कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ही। अब हम मूव करते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ ताकि प्रैक्टिकल एग्जांपल उसके थ्रू इन कीवर्ड्स को, इन फंक्शनैलिटीज़ को समझ सके। एडिटर की तरफ मूव करके जो स्लाइड से जितना भी कीवर्ड्स और फंक्शंस है जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं वो मैंने एक फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट कर लिए हुए हैं। तो इसको हम बारी बारी यहाँ से कंसल्ट करते हुए इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बनाऊंगा, लेकिन नई फाइल बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक टूल यूज़ करूँगा, उसका नाम है क्वोका। क्वोका का फ़ायदा भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कोड, विजुअल कोड की एक एक्सटेंशन है जो रियल टाइम में आपको आउटपुट शो कर रही होती है। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा? जब आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो उसको, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हो और क्वोका लिख देते हो, QUOKA, क्वोका। अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्योंकि काम करना है, क्योंकि हम लोगों ने काम करना है, सीखना है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा। अच्छा, इस फाइल को मैंने सेव नहीं करना, कुछ भी लिखूंगा तो ये डॉट्स जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं अनटाइटल्ड वन के साथ, ये आपको नज़र आता रहेगा, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा कहीं पे। अच्छा, जब आप इस फाइल को बना लेंगे तो आपको जो आउटपुट नज़र आएगी ना, वो टर्मिनल के अंदर आउटपुट
वाली टैब में ही नज़र आएगी। कंसोल में कोई कोड लिखूँ और आपको बता सकूँ कि रियल टाइम में ये किस तरीके से हमें कोड दिखा रहा होता है, तो उसकी बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं console.log। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये देखिए इसने आउटपुट में भी शो कर दिया मुझे हेलो वर्ल्ड, और इसने मुझे आगे एडिटर में जहाँ पे मैं कोड को लिख रहा था उसके आगे भी शो कर दिया कि व्हाट वुड बी द आउटपुट। अच्छा, हमारा कोड क्योंकि लेंथी होने वाला है, आई वुड लाइक टू पोजिशन माई टर्मिनल ऑन द राइट साइड, तो मैं इसको राइट साइड की तरफ पुश कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब लेफ्ट में मेरा कोड मैं लिख रहा होगा और राइट साइड में मुझे उसकी फीडबैक्स मेरे होंगे, आउटपुट मेरे होंगे। तो मैं कॉका को यूज़ करता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे मुझे पता लग जाता है कि मेरे जो डाटा का स्ट्रक्चर है और आउटपुट्स मुझे क्या मिलने वाली है। तो इट हेल्प्स मी अ लॉट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहले एमिट का आएगा, लेकिन एमिट से पहले मुझे जो इवेंट्स के मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं दोबारा अपने वेब ब्राउज़र में जाऊँगा। वेब ब्राउज़र में जो डॉक्यूमेंटेशन की पहली लाइन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, फिर मैं अपने एडिटर में जाऊँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा। तो ये रिक्वायर नोड इवेंट से मुझे मेरा इंपोर्ट हो जाएगा इवेंट्स का मॉड्यूल, और इसको मैं सेव करूँगा एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये जो कॉन्स्ट इवेंट मीटर है ना, ये कैपिटलाइज्ड, इनके दोनों फर्स्ट लेटर्स कैपिटलाइज है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इवेंट मीटर जो है ये एक क्लास है। हम लोग क्लास के वर्ड्स को, जो वेरिएबल्स हैं उनको कैपिटलाइज करते हैं ताकि बता सके कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक क्लास को। तो इवेंट मीटर का मैं एक इंस्टेंस बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं न्यू का वर्ड यूज़ करूँगा और उसके आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगा इवेंट मीटर को और मून ब्रैकेट्स लगा दूंगा, और इसको मैं सेव कर लूँगा एक माई मीटर के नाम से, माई मीटर नहीं, मैं सब्जेक्ट के नाम से कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न वाले सब्जेक्ट को, मतलब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर ये मीटर है, इसके थ्रू हम एमिट कर सकेंगे इवेंट, और ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न जो है उसके अंदर हम लोग इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ना ट्रिगर करेगा किसी इवेंट को, और इसके साथ लिसनर्स जो है वो खुद को रजिस्टर कर सकेंगे, अटैच कर सकेंगे या सब्सक्राइब कर सकेंगे। ये जो सब्जेक्ट का इवेंट मीटर है इससे हमें दो मेथड मिलते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेथड मिलते हैं। मेथड्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट मेथड है उनमें एक एमिट का मेथड है, दूसरा ऑन का मेथड है। अब एमिट रिप्रेजेंट करता है कि किस नेम्ड इवेंट को आपने ट्रिगर करना है। तो नेम्ड इवेंट का मैं नाम रख देता हूँ नेम्ड इवेंट, यहाँ पे कोई भी कस्टम इवेंट लिख सकते हो, कस्टम नेम्ड इवेंट लिख सकते हो। तो मैं अपने इवेंट को नाम दे देता हूँ नेम्ड इवेंट, और ऑन के थ्रू आप एक लिसनर को रजिस्टर करते हो, इस एमिटर के साथ अटैच करवा देते हो एक लिसनर को सेम नेम्ड इवेंट के साथ। तो उसका अटैच करवाने का तरीका क्या है, जो एमिटर के अंदर आप नेम्ड इवेंट लिखते हो वही आप लिसनर में भी लिखते हो। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिसनर के साथ आप एक कॉल बैक भी लिखते हो। ऑन के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक तो नेम्ड पैरामीटर आता है, दूसरा कॉल बैक फंक्शन आता है। तो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेम्ड इवेंट जो ट्रिगर हुआ है उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो आप लिख सकते हो। तो मैं अगर ये console.log करके हेलो वर्ल्ड ही लिख दूँ, हेलो वर्ल्ड, तो मैं कंसोल में देखूंगा कि मुझे नजर आने लग गया। जैसे मैंने कॉल बैक के अंदर console.log हेलो वर्ल्ड लिखा तो मुझे आउटपुट में शो भी होने लगे, और मेरे साथ में इधर कोड एडिटर की 5th लाइन में भी मुझे आउटपुट शो होने लग गई है। अब ये हमारा होता है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वर। इसको मैं ऑब्जर्वर 1 कह देता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक और भी बनाना है, और इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मैंने लिख भी दिया हुआ है। अब मैं एक और बनाने लगा हूँ ऑब्जर्वर, या आप कह लें लिसनर, लेकिन इसको मैं अटैच करूँगा एक डिफरेंट तरीके से, और वो तरीका ये है कि यहाँ से मैं लूँगा ऐड का लिसनर। तो अब मैं क्या करने लगूँ, मैं ऐड लिसनर के थ्रू इसको अटैच करूँगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉल बैक फंक्शन है ना उसको आप ना डायरेक्ट नहीं लिखते, हैंडल बनाते हो और उसके थ्रू अटैच करते हो। अगर मैंने उसको कॉपी कर दिया कोड को, कॉल बैक फंक्शन को, और सेव करवा दिया हैंडल नाम के वेरिएबल के अंदर, और मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा हैंडल के नाम से। अब क्या होगा, मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह मैं इसको ऑब्जर्वर 1 OBS1 और OBS2 कह देता हूँ, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए हमारे पास कि एक ऑब्जर्वर 1 है और दूसरा ऑब्जर्वर 2 है। और यहाँ पे आगे लिख देता हूँ रिस्पॉन्ड, ठीक है, रिस्पॉन्ड लिख देते हैं,
ताकि पता हो कि हम लोग यहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं जो इवेंट ट्रिगर हुआ है उसको। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग ऑन के थ्रू भी लिसनर को अटैच कर सकते हैं और ऐड लिसनर के थ्रू भी लिसनर को अटैच कर सकते हैं सब्जेक्ट या एमिटर के साथ। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एडिट लिसनर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंटेक्स हमारा ऑलमोस्ट सेम है, सब्जेक्ट डॉट रिमूव लिसनर। तो पहला आर्गुमेंट जो होगा वो नेम्ड इवेंट होगा, नेम्ड इवेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। सेकंड पैरामीटर वही होगा जो मैंने ऊपर जिस तरीके से रेफरेंस एक फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पे भी रेफरेंस्ड फंक्शन वाला वेरिएबल मैं यूज कर दूंगा। तो इसने क्या किया कि इवेंट 2 जो है, लिसनर 2 जो है OBS 2 उसको रिमूव कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी भी OBS 1 आ रहा है। एक तो तरीका ये है रिमूव लिसनर के कीवर्ड के साथ कि मेथड के साथ रिमूव कर सकते हैं। दूसरा इसको रिमूव करने का तरीका है कि हम ऑफ का कीवर्ड यूज कर दें। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हमें OBS 2 अभी भी नहीं मिल रहा, OBS 1 ही मिल रहा है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो ये है कि ऑफ के थ्रू हमारा एक लिसनर रिमूव तो हो रहा है लेकिन एक रह रहा है। अब हमारे पास बेसिकली लिसनर्स 2 है, तो यहाँ तो मैं जो हूँ 2 जो है ऑफ वाले मेथड्स को कॉल कर लूँ तो क्या उससे रिमूव हो रहा है? नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि मुझे सेकंड आर्गुमेंट में रेफरेंस्ड फंक्शन ही देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जर्वर 1 में भी इस कॉल बैक की जगह एक रेफरेंस फंक्शन बना लूँगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये करता हूँ कि मैं हैंडल को कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 साथ साथ आ गया है। अब कॉल बैक की जगह मैं रेफरेंस वेरिएबल लिख रहा हूँ। अब क्या होगा कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो लिसनर्स है वो दोनों रिमूव हो चुके हैं। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ सेकेंड लाइन को, क्या लाइन 13 वाले लाइन कोड से ही मेरे दोनों लिसनर्स है वो रिमूव होते हैं कि नहीं? तो लेट्स सी, नहीं, मेरा एक लिसनर रिमूव होता है लेकिन सेकेंड लिसनर नहीं होता। तो जितने लिसनर है उतनी मरतबा आप कॉल कर दो ऑफ के फंक्शंस को, उतने लिसनर्स रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है, उस मेथड का नाम है रिमूव ऑल लिसनर्स। अब ये मेथड क्या करता है, आप एक मरतबा इस मेथड को कॉल करते हो, नेम्ड इवेंट से रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्ड लिसनर्स हैं उन सबको वो रिमूव कर देता है। तो वो क्या करता है, उन सबको रिमूव कर देता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि हम लोगों को सेकंड पैरामीटर भी नहीं देना पड़ता, वो सिंपली उनको रिमूव कर देता है। अब मैं क्या करूँगा कि अपने कोड को नीट रखने के लिए एक तो ये रिमूव का लिसनर हटा दूंगा, सेकेंडली मैं ये ऑब्जर्वर 2 को हटा दूंगा ताकि हमारा कोड जितना छोटा हो सके, साफ दिख सके, उतना साफ और छोटा दिखाए, ताकि हम लोग चीज़ों को समझते जाए। बाद में बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हम अटैच करके बना ही लेंगे। तो हैंडल की जगह मैं लिख दूंगा वैसे ही पहले की तरह कॉल बैक फंक्शन। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल जैसे हम जहाँ से हमने कोड स्टार्ट किया था, अब हमारा कोड वैसे का वैसा ही दिख रहा है। अब हमने करना क्या है कि हम लोग करेंगे ये अब कि वंस ऑन की जगह वंस लिख देंगे। अब वंस का मतलब ये होता है कि जितनी मर्जी मर्तबा ये हम लोग इवेंट को कॉल कर ले, आपको राइट साइड में नज़र आउटपुट एक ही मरतबा आएगी। चाहे मैं इसको 20 मरतबा कॉल कर लूँ, आपको नज़र OBS 1 एक दफ़ा ही आएगा। लेकिन अगर मैं ऑन कर दूँ तो जितनी मरतबा इवेंट एमिटर लिखा होगा ये उतनी मरतबा ही कॉल होगा। 3 मरतबा इवेंट एमिटर ने कॉल किया, ट्रिगर किया इवेंट, तो 3 मरतबा हमें दिख रहा है। लेकिन वंस के केस में सिर्फ एक दफ़ा ही हमें दिखता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इन द लिस्ट क्या है, लिसनर काउंट। अब हमारे पास जो चीज़ है वो लिसनर काउंट है, लेकिन उससे पहले हम ये जो 2 एक्स्ट्रा मीटर्स हैं उनको रिमूव करते हैं। ये जो हमारे पास कोड है इसमें वंस की जगह ऑन ही लिख देते हैं, फिर एक और ऑब्जर्वर बना देते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे OBS 2 लिख दिया। अब हमारे पास 2 लिसनर है। तो अब हम लोग लिसनर के काउंट को चेक कैसे कर सकते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे SUBJECT और हम लोग वहाँ से वही कीवर्ड उठा लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और लिसनर काउंट के अंदर हम लोग नेम्ड इवेंट जिसके हम लोग चेक करना चाहते हैं कि किस नेम्ड इवेंट के साथ कितने लिसनर अटैच है, तो हम लोग यहाँ पे नेम्ड इवेंट लिख देंगे, नेम्ड इवेंट। तो ये हमें अभी फ़ौरन नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोगों को इस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। जब ये स्टोर हो जाएगा तो अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं काउंट को। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग करके काउंट करूँगा, मेरे पास अब 2 इवेंट लिसनर है, एक मीटर के अगेंस्ट 2 इवेंट लिसनर्स है जो नेम्ड इवेंट के साथ अटैच है। अगर मैं एक और बना दूँ ऑब्जर्वर 3 के नाम से तो मुझे 3 शो करना शुरू हो गया है।
चलिए मैं अपने कोड को दोबारा रिमूव कर दूँ, तो अब यहाँ पे काउंट मुझे 1 शो होने लग गया, यहाँ पे काउंट मुझे 1 शो होने लग गया। तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास लिस्ट में अगली क्या चीज़ है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अब मैंने देखा है कि पासिंग आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं इमिटर और लिसनर में। तो सबसे पहले तो आपको कोड को वैसे ही बना देगी जैसे पहले था कोड। अब जो सब्जेक्ट है इसके अंदर पहला पैरामीटर तो नेम्ड इवेंट है, दूसरे पैरामीटर के अंदर हम लोग कुछ भी जो भी पास करना चाहते हैं डाटा, वो डाटा पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रिसीव कर देता हूँ आर्ग के नाम के वेरिएबल के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट आ गया हमारे पास, और इसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ आर्ग्यूमेंट को इधर। तो अब मैं आउटपुट में देखूंगा तो लिखा हुआ मेरे OBS1 रिस्पॉन्ड हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कर देते हैं। तो अब मुझे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अब मैंने आर्गूमेंट को भी पास करा दिया और आर्गूमेंट वो रिसीव भी हो रहा है और वो शो भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इन द लिस्ट है सिंबल्स। सिंबल, अच्छा सिंबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उससे पहले अपना स्ट्रक्चर दोबारा चेंज कर देते हैं, आर्गूमेंट्स हटा देते हैं। तो आर्गूमेंट जो मैंने हटा दिया, तो मैं अब क्या करूँगा कि एक और जो ऑब्जर्वर है एक और बना दूंगा, ऑब्जर्वर 2 के नाम से, जैसे हम पहले कह रहे थे OBS2 रिस्पॉन्ड। तो हम लोगों को इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं आर्गूमेंट को हटा दूंगा, सब्जेक्ट में से भी, मीटर में से भी, सब्जेक्ट में से भी हटा दूंगा। तो अब हम लोगों ने समझना कि सिंबल क्या होता है। सिंबल को समझने के लिए ना सबसे पहले तो मैं अपने कोड को ना सबको ख़त्म करता हूँ, रिमूव करता हूँ। इसको हम लोग कंट्रोल Z करके वापस ले आएंगे तरीके से। लेकिन अभी मैं आपको सिंबल समझाना चाहता हूँ कि सिंबल होता क्या है। सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट टाइप का x के नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू लिखवा देता हूँ 1 की, ठीक है। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट टाइप का y के नाम से। अब मैं कंपेयर करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और कंपेयर करूँगा कि मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। x इज इक्वल टू y, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैं वेरिएबल्स को उठाऊं इसी तरीके से, लेकिन इन वेरिएबल्स, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल्स है तो मैं इनको नाम दे देता हूँ a और b का, और इन वेरिएबल्स के आगे लिख देता हूँ सिंबल का कीवर्ड। तो अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि मैंने सिंबल का कीवर्ड लिख दिया है। अब कॉन्स्ट a और b को हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोगों ने x और y को कंपेयर किया, a और b। स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो अब मैंने सही किया। तो अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, सिंबल के जो डाटा टाइप है, बेसिकली सिंबल एक डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब सिंबल मेक श्योर करता है वेरिएबल्स के नेम है, जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर आप सिंबल को अटैच कर रहे हो या लिख रहे हो, तो सिंबल मेक श्योर करता है सिंबल के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेम का सेम रहे, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग हो, यानी कि वो यूनिक हो। यूनिकनेस को मेक श्योर करने के लिए और फ्यूचर में ओवरराइडिंग से बचाने के लिए चीज़ों को आप सिंबल का यूज़ करते हो। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो, समटाइम्स की वैल्यू पेयर्स है क्लैश कर देते हैं, कोलाइड कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं, तो आपको जो डाटा मिलता है वो सही नहीं मिल रहा होता, ओवररिडन डाटा मिल रहा होता है। तो उसका उस चीज़ से बचने के लिए, कीज़ को यूनिक रखने के लिए ऑब्जेक्ट में, तो आप सिंबल का कीवर्ड को यूज़ कर रहे होते हो। इसके और भी फायदे हैं और भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन सिंबल का काम है कि यूनिकनेस हमें दे। तो अब हम अपने कोड को वापस लेके आते हैं कंट्रोल Z करके, और हम देखते हैं कि हम लोगों सिंबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इवेंट एमिटर में। बेसिकली इवेंट एमिटर में हम लोग जो सिंबल है उसका यूज़ लाते हैं नेम्ड इवेंट्स में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्ड इवेंट सिंबल, नेम इवेंट SYM इज इक्वल टू सिंबल लिखेंगे पहले की तरह जैसे हमने पहले लिखा है, और इसके अंदर हम लोग नाम नेम्ड इवेंट दे देंगे। तो अब ये यूनिक कर देगा। तो जब जब मैं नेम इवेंट सिम को यूज़ करूँगा ये हमेशा यूनिक होगा। ऑल्दो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इस सिंबल वाला जो टेक्स्ट है ये सेम रहेगा, लेकिन इनकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, यूनिकनेस होगी। और यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से वेरिएबल्स यूज़ कर देता हूँ नेम्ड इवेंट सिम का, और यहाँ पे इमिटर में भी। अब हमें रिजल्ट्स वही मिल रहे हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया, हमारे डाटा को ज़्यादा सिक्योर कर दिया, ज़्यादा इनकैप्सुलेटेड कर दिया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एरर हैंडलिंग का। अच्छा, एरर हैंडलिंग में क्या होता है
सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्वर 2 को रिमूव कर रहा हूँ, तो अब सिंबल को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्लस्टर्ड ना लगे हमारे पास कोड। तो सिम का वर्ड भी हटा रहा हूँ, यहाँ से भी मीटर में से भी सिम का वर्ड हटा रहा हूँ। हैंडल कैसे करते हैं एरर को? फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने इवेंट एमिट नेम्ड इवेंट बनाया है, इसी तरीके से मैं एक एरर का बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमिट एरर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं न्यू एरर कर दूंगा, न्यू एरर ट्राइंग टेस्टिंग लिख दूंगा। इवेंट एमिटर बनाया है तो मैं इसी तरीके से एक इवेंट लिसनर भी इसका बना दूंगा, और एरर नाम दिया था तो एरर नाम लिख देंगे, यहाँ पे एरर भी लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरर थ्रो करते हैं, THROW थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन लिख देते हैं, हम लोग इधर लिख देते हैं एक्सेप्शन। जब मैंने एक्सेप्शन लिखा है तो वो क्या कर रहा है, एक एरर को थ्रो कर रहा है। अब ये जो एरर थ्रो हो रहा है ना, ये ग्लोबल स्पेस में एरर थ्रो हो रहा है। तो ग्लोबल स्पेस में जब एरर थ्रो किया जाता है ना, तो मेरे पास नीचे वाला जो एमिटर है ना, कोड है, लाइन 70 के बाद जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर अगर 1000 लाइन का कोड है, जो 400 लाइन के बाद कोड है, उधर कोई एरर आता है, तो अगर वहाँ पे कोई एरर आएगा तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो, ऐसा ना हो कि मेरी एप्लीकेशन ब्रेक कर जाए। अब इस केस में वो चीज़ अचीव नहीं होगी। ग्लोबल एक्सेप्शन को डील करने के बजाय हम लोग बनाते हैं लोकल एक्सेप्शन। लोकल एक्सेप्शन अचीव करने का तरीका ये होता है, हम लोग विद इन द लिसनर ट्राई कैच लगाते हैं। तो ट्राई इस तरीके से लिख देते हैं, कैच लिख देते हैं, इसके अंदर एक आर्गूमेंट आता है, उस आर्गूमेंट को ERR कह देते हैं, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद कंसोल डॉट एरर करते हैं, कंसोल डॉट एरर करते हैं, इसमें एरर लिख देते हैं, और एरर के बाद मैं ERR लिख दूंगा। और ये जो मेरा कोड था कंसोल ABS1 रिस्पॉन्ड 1, ये ऊपर लिख देंगे, इसके नीचे एक एरर थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं सम एरर, ये मैसेज लिख दिया मैंने, और इसके नीचे मैं एक और लाइन को लिख दूंगा, वो होगा OBS2 कर लो, आप कंसोल में लिख दो। जब वो कैच में आएगा तो कैच के अंदर मैं इवेंट को एमिट करवाऊंगा, सब्जेक्ट डॉट इवेंट को करूँगा यूज़। जब मैं सब्जेक्ट डॉट इवेंट को यूज़ करूँगा, कुछ इस तरीके से मैं सब्जेक्ट डॉट एमिट को एरर में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एरर की जगह एरर ही रहेगा, क्योंकि ये हमें एरर मिल रहा है थ्रो न्यू एरर से, तो ERR ही लिखेंगे हम। और हम लोग क्या करेंगे कि आगे लिखेंगे, इसको मैं रिमूव कर दूंगा कोड को, इस लाइन के कोड को रिमूव किया, इस लाइन को कोड को किया, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको रिमूव कर दिया, ये लाइन एग्जीक्यूट की, इस लाइन में एरर आया, जब एरर थ्रो हुआ वो कैच में चला गया, कैच में आया, ये लाइन एग्जीक्यूट की, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बल्कि यहाँ पे नहीं है, आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, कैच के अंदर आ गया, थ्रो ने जब एरर थ्रो किया है तो वो कैच में आ गया, कैच के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट डॉट एमिट एरर कर दिया, ये एरर के लिसनर में जाएगा, एरर के लिसनर में हमें एक आर्गूमेंट मिलेगा ERR के नाम से, और हम कंसोल में वो एरर दिखा देंगे कि वो एरर क्या आया है। ठीक है, अब हम अपने कोड को देखें तो हम लोगों को यहाँ पे OBS1 रिस्पॉन्ड नज़र आ रहा है, OBS1 रिस्पॉन्ड नज़र आ रहा है। जब वो एरर में जा रहा है तो वो एरर थ्रो कर रहा है, कौन सा एरर, सम एरर। अब यहाँ से कोड आया ट्राई कैच, जब ट्राई के ब्लॉक में आया तो वहाँ पे उसको एरर मिला, तो वो कैच के ब्लॉक में गया, जब वो कैच के ब्लॉक में गया वहाँ पे हम लोगों ने एमिट कर दिया एरर को, जब एरर को एमिट किया तो लिसनर के पास गया एरर वाले, जब वो एरर वाले लिसनर के पास गया तो उसने शो कर दिया एरर। ठीक है, और उसके बाद जो लाइन 23 वाला हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा कि हमारा कोड जो है वो आफ्टर 19th लाइन एरर के बाद जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और जो इवेंट है ना, एक और लिसनर इधर बना दूंगा, उसको हम लोग OBS2 ही कहेंगे। पहले तो ट्राई कैच उसमें से रिमूव करेंगे हम। तो ट्राई कैच जब मैंने रिमूव कर दिया है वो पहले की तरह दिखने लग गया है, और पहले की तरह ही दिखाना है, हम लोगों ने OBS2 लिख दिया है। अब मैं राइट साइड में देखूँ तो मुझे आउटपुट में OBS2 रिस्पॉन्ड मिल रहा है, इट मीन्स कि हमारा कोड अब ब्रेक नहीं कर रहा। अगर हमने 1000 लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं तो वो 1000 लाइन ऑफ कोड्स एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगी ब्रेकिंग के बगैर।
आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। एरर हैंडलिंग के बाद है हमारे पास इवेंट नेम स्पेसिस। अच्छा, इवेंट नेम स्पेसिस होता है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कैटेगराइज कर सके नेम्ड इवेंट्स को। तो मैं सबसे पहले तो रिमूव कर दूंगा ये एरर वाला, ट्राई कैच वाले को रिमूव करेंगे हम। जब ट्राई कैच वाला रिमूव हो जाएगा तो अब हमारा लिसनर्स इस तरीके से है, जैसे पहले थे वैसे बन गया। कॉन्स्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम स्पेस अंडरस्कोर प्रीफिक्स, डैश प्रीफिक्स कर लेते हैं, बल्कि अंडरस्कोर ही प्रीफिक्स करते हैं। जब आप डैश लगाते हो तो वो एक अलग वर्ड बन जाता है। नेम्ड इवेंट ही लिख देते हैं, नेम्ड इवेंट, ये हमारा प्रीफिक्स होगा। इसके आगे हम लोग लिख देते हैं कुछ भी नाम, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाए लॉगिन और दूसरी जगह में लिखा जाए लॉग आउट। लेकिन इनको कॉल करने का तरीका क्या है कि नेम अंडरस्कोर प्रीफिक्स को मैं अटैच करूँ इसके साथ, लॉगिन और लॉग आउट के साथ। अब हमें पता है कि ये जितने भी इवेंट्स हैं वो नेम्ड इवेंट्स वाले ही है। वैसे मैं खाली यूज़र लिख दूँ, इट मेक्स मोर सेंस कि यूज़र का लॉगिन, यूज़र का लॉग आउट। तो इसको कॉल करने का तरीका वही है जैसे हम पहले कह रहे थे, यूज़र डॉट यूज़र लॉग आउट, यूज़र डॉट करते हैं लॉगिन, ठीक है। यूज़र डॉट लॉगिन की बजाय ना मैं ये डबल डॉट लगा देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ, तो इट मेक्स मोर सेंस। जब मैंने लॉगिन लिखा है यूज़र कॉलन और लॉगिन, तो मेरा पहला ओबीएस वन कॉल आउट हो गया। तो अगर मैं इसको अमिट करवाऊँ लॉग आउट के नाम से, तो हम देख सकते हैं कि हम लोगों को अब ओबीएस टू भी मिल रहा है। अब हम लोगों को ये पता है ये जो लॉगिन और लॉग आउट है किस नेम स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यूज़र की नेम स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने कोड को ज़्यादा डायनामिक बना सकते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है चेनिंग इवेंट्स। तो सबसे पहले ये नेम स्पेसिस प्रीफिक्सेस हटा देंगे, जो हमारा कोड पहले था वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे। हम इसको यूज़र कर देते हैं नेम इवेंट की बजाय, इसको मैं यूज़र कर देता हूँ, यूज़र। सिमिलरली मैं ऊपर भी ऐसे ही चेंज कर देता हूँ यूज़र लॉगिन वाली जगह में। तो हमारे अब वैसे का वैसे इनिशियल की तरह का बन गया। इसका मीटर है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं इस ऑब्जर्वर को, पहले ऑब्जर्वर को नाम पता क्या दूंगा, मैं इसमें लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ सबसे पहले मैं इसको एक तो सबसे पहले इसको ना स्टार्ट का नाम देते हैं, START, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टेड लिखूंगा इधर, स्टार्टेड। पहले वाले लिसनर के अंदर रहते हुए एक एमिटर को मैं कॉल कर दूंगा और उस एमिटर को मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट का। तो अब मैं इसका एक लिसनर भी बना देता हूँ, ये अब यूज़र की जगह हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम एमिट करवा देते हैं एंड एमिटर को, एंड एमिटर को। और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वर 3 बना देते हैं, उसका नाम रख देंगे हम एंड। तो और इसके कंसोल के अंदर सिर्फ हम लोग एंड दिखा देंगे और ये एमिटर जो हम रिमूव कर देंगे। तो अगर हम देखें, और यहाँ पे हमारा यूज़र मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट है। अब मैं आउटपुट्स में चेक करूँ तो इस एमिटर ने स्टार्ट के लिसनर को ट्रिगर किया, उसने हमें स्टार्टेड का कीवर्ड दिखाया, फिर उसने एक नेक्स्ट लिसनर को कॉल किया और नेक्स्ट के लिसनर के पास गया, नेक्स्ट के लिसनर ने आगे से एंड को अमिट कर दिया। जब वो एंड के अमिट में गया तो उसने कंसोल डॉट लॉग एंड करके ख़त्म कर दिया। तो ये एग्जांपल थी चेनिंग की। इवेंट एमिटर्स के अंदर चेनिंग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। हम लोग अपने कोड को जो है वो थोड़ा साफ कर देते हैं जैसे पहले हम कर रहे थे। तो इधर वही यूज़र लिख देते हैं, इधर भी यूज़र लिख देते हैं, इधर भी यूज़र लिख देते हैं, इस एमिटर को रिमूव कर देते हैं। तो इधर भी एक तो इस एमिटर को रिमूव करो, इधर भी यूज़र लिख दो और इसको भी आप यूज़र लिख दो। ऑब्जर्व OBS2 लिख दो, OBS2 और OBS1। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या लिस्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिंक अवेट। एमिटर के अंदर हम लोग एसिंक अवेट को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। एसिंक अवेट हम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे आम फंक्शंस में करते हैं। अब ये जो फंक्शन है, ये जो कॉल बैक है, इसके आगे हम लोग लिख देंगे एसिंक और इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं अवेट
और कोई फंक्शन लिख देते हैं, जैसे सम फंक्शन, सम एफ एन, सम फंक्शन यानी सम एफ, सॉरी ये क्या लिख दिया है, सम एफ एन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको सेव किसी वेरिएबल के अंदर, सम वेरिएबल, उसके अंदर हम रिजल्ट को सेव कर देंगे। अब पहले वाले को हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं और बल्कि रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये लंबा कोड होने लगा है। सम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बना देते हैं, कॉन्स्ट सम एफ एन इज इक्वल टू कोई फंक्शन है और ये फंक्शन इस तरीके से कॉल हो रहा है। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक न्यू प्रॉमिस बना देते हैं। एसिंग का वेट प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो हम लोग प्रॉमिस बना देंगे। तो हम लोगों ने प्रॉमिस बना लिया है। उस प्रॉमिस के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि हम एक रिजॉल्व का कीवर्ड बना देंगे, एक रिजॉल्व को बना देंगे, सॉरी यहाँ से यूज़ करना रिजॉल्व, हम लोग रिजॉल्व बना देंगे इस तरीके से। और उस रिजॉल्व को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, RESOLVE रिजॉल्व। तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, RESO, मुझे फैट एरो फंक्शन का एरर दे रहा है, तो अब हम रिजॉल्व कर देंगे रिजॉल्व RESOLVE, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे कुछ डाटा को, कुछ डाटा नहीं, सम डाटा को रिटर्न कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे डाटा को, और ये कर देगा क्या, रिटर्न कर देगा इस न्यू प्रॉमिस को। जब हम लोग इस न्यू प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे, ये console.log को अनकमेंट करते हैं और इसके अंदर सम वार लिख देते हैं। प्रॉमिस में जो हमें रिजॉल्व होकर डाटा मिल रहा है, रिजॉल्व होके जो भी ये यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रही है वो हम लोगों को रिटर्न हो रही है। तो एसिंग अवेट हमेशा एक प्रॉमिस देता है, तो मैंने इसलिए प्रॉमिस को रिटर्न करवाया। अवेट के आगे एक फंक्शन बनाया है, एक का फंक्शन है, उसके अंदर प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। रिजॉल्व होने के नतीजे में क्या हो रहा है कि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। उसको सेव कर रहे हैं एक सम वार वेरिएबल के अंदर, और सम वार वेरिएबल के अंदर वो हम लोगों को स्ट्रिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉमिस भी लिख सकता हूँ, प्रॉमिस PROMISE, प्रॉमिस रिटर्न RETURNED यूजिंग इवेंट एमिटर। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है वो इनहेरिटेंस की है। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना सम फंक्शन को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो मैंने सब्जेक्ट नाम का जो इवेंट एमिटर बनाया है, इसको मैं क्या करूँगा, अब मैं क्लास बना रहा हूँ जो इनहेरिट करती है इवेंट एमिटर को, क्लास इवेंट क्लास, इसको मैं नाम भी इवेंट क्लास का दे देता हूँ। इवेंट क्लास एक्सटेंड्स इवेंट एमिटर, और ये क्लास बन गई है हमारी। अब मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड को अटैच करने लगूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इवेंट एमिटर का नहीं बनाऊंगा, न्यू इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि सम फंक के ऊपर एरर दे रहा है क्योंकि सम फंक कोई है ही नहीं। एसिंग भी मैं रिमूव कर दूंगा, वेट भी मैं रिमूव कर दूंगा, फिर मैं ये सम बार भी रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनहेरिटेंस। अब आप देख सकते हैं कि अब मेरा क्लास के थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एज इट इज़ ही है जैसे मैं पहले इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो इनहेरिटेंस में आप क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा से क्लास बना देते हो जो एक्सटेंड कर रही होती है इवेंट एमिटर में से, फिर आप लिसनर को अटैच कर देते हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास लिस्ट में, वो है कस्टम इवेंट एमिटर। अब हम लोगों ने देखा है कि हम लोग किस तरीके से लिसनर तो बना पा रहे हैं, क्या हम लोग कोई अपनी मर्जी का एमिटर भी बना सकते हैं? तो लेट्स सी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इवेंट एमिट एंड लॉग, ठीक है। इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर दो पैराम्स आएंगे, एक तो नेम्ड इवेंट आ जाएगा, इवेंट का नाम आ गया। सेकंड पैरामीटर मेरे पास आ जाएगा कि मैंने डाटा क्या रखना है, डाटा। तो अब हम क्या करेंगे, इमिट की जगह इमिट अंडरस्कोर लॉग कर देंगे। पहली चीज़ हम लोग नेम्ड इवेंट दे देंगे, सेकंड चीज़ हम डाटा दे देंगे। डाटा में इस केस में ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसके अंदर एक की होगी, उस की वैल्यू क्या होगी कि कस्टम इमिटर। तो अब ये पास, ये इमिट अंडरस्कोर लॉग को कॉल कर रहा है, उसके अंदर ये दो चीज़ें पास कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इस लिसनर को कॉल करना है। अब मैंने क्या करना है, इस लिसनर को कॉल करना है या इस पर मैसेज को पब्लिश करना है, इसको ट्रिगर करना है इस सेक्शन को। तो वो उसका तरीका वही है, दिस डॉट इमिट करेंगे और पहली चीज़ इवेंट नेम दे देंगे और सेकंड चीज़ डाटा दे देंगे।
अब मैं यहाँ पे इसके पैरम में कुछ पास नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो मैं लिख दूंगा और कंसोल डॉट लॉग में हम लोग वो डाटा शो कर देंगे। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने एक अपना कस्टम इमिटर बना दिया और उसके साथ एक लिसनर भी अटैच कर दिया। दिस इज हाउ कि किस तरीके से हम इवेंट इमिटर को यूज करते हुए अपनी खुद की क्लासेस बना सकते हैं, उनके अंदर किस तरीके से इमिटर्स और लिसनर्स कस्टम्स बना सकते हैं। तो हम लोग अगली लिस्ट में देखते हैं क्या चीज़ है। अब हमारे पास रह गया है कि किस तरीके से हम अपना एक कस्टम खुद का इवेंट मीटर पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने एक्सटेंड का इवेंट मीटर लिखा हुआ है, बल्कि मैं सब चीज़ों को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल इमीटर और इसकी एक क्लास बना दूँगा। और क्लास को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें होगी, कंस्ट्रक्टर और दो मेथड्स हमारे, जो कि है ऑन का मेथड और emit का मेथड। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑन लिसनर जो होता है वो दो चीज़ें लेता है, एक इवेंट, दूसरा लिसनर, कॉल बैक फंक्शन यानी, ठीक है, LISTENER लिसनर। और इसी तरीके से एमिटर क्या लिखता है, इवेंट नाम, इवेंट का नेम और कोई भी आर्गुमेंट जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा पास करना हो। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये क्लास का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम चाहते क्या है कि किस तरीके से अपना डाटा ऑर्गेनाइज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ना की वैल्यू पेयर्स हो, की वैल्यू, ठीक है। की जो होती है वो यूनिक होती है हमेशा, तो यहाँ पे हम लोग इवेंट का नेम रखेंगे और जो वैल्यू है ना वो अरे होगी और उस अरे के अंदर कॉल बैक फंक्शंस होंगे, CB1, CB2, CB3। यही वजह है कि मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था कि अरे ऑफ कॉल बैक्स होती है, सिर्फ कॉल बैक नहीं होती है हमारे पास। तो इसी तरीके से जब इवेंट जो है वो ट्रिगर करता है एक्शंस को, वो तमाम उस लिसनर्स जो उसके साथ अटैच होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो सब के सब कॉल बैक्स को क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिस डॉट इवेंट के नाम का दे देंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपने ऑन के मेथड की तरफ। ऑन के मेथड में क्या होगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इवेंट एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट इवेंट की चेक कर लेंगे। इवेंट नेम में हमारे पास की है, तो हम चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी अरे बना देंगे। इस इवेंट के अगेंस्ट एक एम्प्टी अरे बना देंगे और क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। पहले तो हम आइटम को पुश करेंगे, हम करेंगे अरे को रिटर्न पहले, लेकिन पुश कर देंगे किसको, अपने लिसनर को। जब हम लोगों ने लिसनर को पुश कर दिया ना, अब ये क्या होगा, हमारे पास अरे ऑफ कॉल बैक्स आएगी दोनों केसेस में। इन केस जब एग्जिस्ट करता है इवेंट, उस केस में भी जिस केस में इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो दोनों केसेस में हमारे पास अरे ऑफ इवेंट्स आएगी, अरे ऑफ कॉल बैक्स आएगी, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे मेथड की तरफ, मूव करते हैं, वो है हमारा इमिट का। तो इसके अंदर भी इफ की कंडीशन लगेगी, पहले चेक करेंगे कि इवेंट नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इमिटर को रन करने का फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और अगर एग्जिस्ट करता है मीटर, तो उसने क्या करना है, मीटर ने सारे कॉल बैक्स को रन करना है उस स्पेसिफिक इवेंट के साथ। उस स्पेसिफिक इवेंट के साथ जितने भी कॉल बैक्स अटैच्ड हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना है। और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है कि सी बी लिख दोगे आप, फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे सी बी लिख दोगे। और अगर उन आर्ग्यूमेंट में उस इवेंट के नाम के साथ उसका कोई आर्ग्यूमेंट भी है तो उसमें आ जाएगा डाटा, ठीक है। ये अब हम लोगों का बन गया इवेंट एमिटर का, इवेंट एमिटर की क्लास, सिंपल एमिटर की क्लास बन गई है, ठीक है। अब हम लोग क्लास से क्या करते होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते होते हैं। न्यू के कीवर्ड से हमेशा आप इंस्टेंशिएट करते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, एस एमिट के नाम से एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर लिया है जो किस क्लास को बिलोंग करता है, सिंपल एमिटर को। अब हम लोग एस एमिट के ऊपर दो फंक्शंस को अटैच कर देंगे, ऑन और एमिट को। तो ऑन को करते हैं पहले, ऑन के अंदर हम लोग ले लेते हैं, नाम रख देते हैं इसका फन का, और दूसरा पैरामीटर दे देते हैं इसको, और इसमें लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग।
और इधर लिख देते हैं हैव फन। ठीक, और हम लोग अब इसको अमिट करके देखते हैं क्या हमारा एमिटर चलता है। अब जब हम लोग इसको अमिट करते हैं और यहाँ पे नेम्ड इवेंट दे देंगे, नेम्ड इवेंट हमारे पास क्या है फन, और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कंसोल में क्या शो होने लग गया फन, हैव फन। तो अगर हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किया करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक अरे ऑफ डाटा, वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा पास कर देते हैं जिसमें हम लोग की रख देते हैं और ना इसकी वैल्यू रख देते हैं हैव फन ही रख देते हैं, हैव फन ही वैल्यू रख देते हैं। लेकिन अब इधर हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट में ऑन के अंदर आप आर्गुमेंट में डाटा लिख दोगे और उस डाटा को हम लोग शो कर देंगे। तो हमारे पास डाटा का स्ट्रक्चर जो होता है वो वैसा दिखने लगेगा, किया है और इसके अंदर वैल्यू है हैव फन की। तो हम देखते हैं क्या अब हम लोगों ने दोनों तरीक़ों से देख दिया, बगैर पैरामीटर के भी और पैरामीटर के साथ भी, कि हमारे जो क्लास बनाई है वो वर्क कर रही है कि नहीं। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि क्या हमारे एरर फंक्शन इसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिसनर बनाते हैं एक एरर का, इधर एरर लिख देते हैं, फिर कर देते हैं एक एरर को, तो हम इसका नाम रख देते हैं एरर ERROR, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं न्यू एरर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समथिंग इज रॉन्ग। और अब हम देख सकते हैं कि पहले हमें मिल रहा है एक एरर समथिंग इज रॉन्ग, और दूसरी चीज़ हमें मिल रही है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्लोबल रखा हुआ है, हम लोग थ्रो न्यू एरर नहीं कर रहे। अगर हम जैसे ही थ्रो न्यू एरर करेंगे हमारा कोड जो है इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, हमारा कोड जो है THROW, हमारा कोड जो है वो ब्रेक करने लग जाएगा। यहाँ पर सॉरी वो चलेगा भी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे ले जाए थ्रो न्यू एरर तो हमारा कोड जो है वो फ़ौरन ब्रेक करने लग जाएगा और हमें रिजल्ट शो भी नहीं होगा, न्यू एरर और समथिंग इज रॉन्ग। ठीक, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे क्या पे कर दिया मैंने, हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करना था। तो हमारा जो कोड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और अब देख सकते हैं आप कि हमारा कोड ब्रेक होने लग भी गया, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये था हमारा आज का सारा इवेंट लिमिटेड से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।